जी, हरियाणा का बजट आज पेश होने जा रहा है। लगातार तस्वीरें भी सामने आएंगी और वो भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज का बजट बहुत अहमियत भी रखता है। अक्टूबर तक का लेखा जोखा और साथ ही हरियाणा के लिए बजट में बहुत सी बड़ी बातें भी होंगी। वो बड़ी बातें भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सबसे अहम बात तो ये भी है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि गरीब तबके के लोगों का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, किसानों को बड़ी सौगात दी जाएगी, महिला वर्ग का भी ख्याल रखा जाएगा और बहुत कम संभावना है कि कोई नया टैक्स लगे, क्योंकि ये चुनावी साल भी है और पहले भी हमने ऐसा देखा है कि टैक्स का बोझ हरियाणा सरकार ने हरियाणा के लोगों पर नहीं रखा है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी जुड़े हुए हमारे साथ, कृष्ण कुटेल साहब जुड़े हुए हैं, भाग सिंह दमदमा जी भी जुड़े हुए हैं। विदु रावल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी पिछली बार, मैंने जब आपसे सवाल किया था उस बात को आगे बढ़ाई। और एक और सवाल, अब की बार क्या हम ये मानकर चले 2 लाख करोड़ पार? जी, कमल जी, मेरी बात शुरू ही हुई थी जब हमें जाना पड़ा। जी सर। देखिए, आज हरियाणा समृद्धि की प्राचीर लिख रहा है, किस प्रकार अन्य प्रदेशों के लिए अनुसरणीय और अनुकरणीय कार्य कर रहा है और एक के बाद एक दूसरे प्रदेश, चाहे वहां की राज्य सरकारें जो है हमारी विपक्षी पार्टियों की भी हैं, हरियाणा के मॉडल को फॉलो कर रही हैं, उसको कॉपी कर रही हैं और हरियाणा जो है इस प्रकार से ट्रेंड सेटर आज बना हुआ है। हरियाणा हम जानते हैं कि किस प्रकार से संस्कृति और कृषि समृद्ध रहा है, संस्कृति प्रधान प्रदेश रहा है। हमने किस प्रकार से एक बड़ा एस्पिरेशनल सोसाइटी है हमारी, बहुत सभ्य सोसाइटी है, लेकिन साथ साथ एस्पिरेशनल भी है। अब हरियाणा के योगदान के बिना भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सफर तय नहीं कर पाएगा। इसी नाते से हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है और हरियाणा का जो जिस प्रकार से जीएसटीपी जो हमारा बढ़ा है, हमारा बजट साइज भी बढ़ा है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि लगभग 2 लाख के करीब हम पहुंच जाएंगे इस बार। शायद 1-2 हजार कम या ज्यादा जो है वो वित्त मंत्री जी के पिटारे से निकलेगा, लेकिन 1,83,950 करोड़ तक हम पहुंच गए। ये कब हम पहुंचे हैं? जब हमें विरासत में जो बजट साइज मिला था वो पिछला बजट 38,500 करोड़ रुपए का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पेश करके गए थे, जिसमें लगभग असली व्यवहारिक तौर पर देखें तो 34,000 करोड़ के करीब था। तो आज 34,000 करोड़ से बढ़कर 1,83,000 करोड़ की जो हमने यात्रा इन 9 सालों में तय की थी, आज 10वां साल जो है, 10वां बजट मनोहर लाल जी आज वित्त मंत्री के तौर पर अपना 5वां बजट और सरकार का 10वां बजट जो है पेश होने वाला है। तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा जो है एक बहुत अच्छा कारोबारी, प्रगतिशील कारोबारी माहौल हमने यहाँ पर हरियाणा को दिया है, जिस कारण आज वित्त निवेश आया है। लोग, पीपल वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर आकर लोग निवेश करना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर किस प्रकार से बहुआयामी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, किस प्रकार विशेष रूप से ढांचागत विकास के ऊपर ध्यान दिया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा है। हम जानते हैं कभी सिंगल डिजिट में रहा करता था, कांग्रेस के जमाने में सिंगल डिजिट्स में रहा करता था कैपिटल एक्सपेंडिचर। आज लगातार 30% से अधिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, ढांचागत विकास जिसकी बात होती है, हम कर रहे हैं। आपने परिवहन मंत्री जी को सुना, परिवहन मंत्री जी नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेकर आए, परिवहन मंत्री जी नए बस स्टैंड जो हैं, 25 से अधिक बस स्टैंड बन चुके हैं। आज तक जितनी बसें, आज तक की सरकारों में जितनी बसें रही हैं और बसें फेज आउट भी होती हैं, इसके बावजूद भी इतनी बसें कभी हरियाणा के बेड़े में नहीं रही। बड़ी बात क्या है कि पिछली सरकारों में, और मैं केंद्र की सरकारों को भी उसमें जोड़ रहा हूं, कि किस प्रकार महंगाई एक व्यवस्था का अंग मान लिया गया था। महंगाई के एक के बाद एक वक्तव्य हैं पुराने प्रधानमंत्रियों के, किस प्रकार उसको एक स्थायी अंग मान लिया था, किस प्रकार भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण किया गया था, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था करप्शन को। और उसके बाद जो है आज हम एक नए सफर में हुए हैं, एक नई उषा, एक नई सुबह जो आज आई है। मुझे लगता है ये हरियाणा और भारत देश के लिए इट इज अ रे ऑफ होप। आज जो है एक नई उम्मीदों की सुबह जो है ये आई है। हरियाणा के अंदर कभी भी हरियाणा का वोटर बहुत जो है मैच्योर्ड है। एक आपने सवाल लोक लुभावन को लेकर किया था, अगर आप अनुमति दें तो उसका भी मैं उत्तर दूं। जी सर। आपने कहा था कि लोक लुभावन अगर बजट होगा या कैसा बजट होगा। मुझे लगता है कि वो समय चला गया जब इस प्रकार से छोटे छोटे सोप्स को फेंक कर लोगों को लुभाया जा सकता था। आज इसी कारण से कांग्रेस जो है सत्ता से केंद्र में भी और बाहर भी बेदखल हो गई। उनका यह मॉडल होता था किस प्रकार से सोप्स को फेंक देते थे। आज बहुत मैच्योर वोटर है,
वो बहुत अपने भविष्य की चिंता करता विदुरावल जी, है। उसे जी। पता है कि किस प्रकार से अगर देश की आर्थिक सेहत अच्छी होगी तो जी उसके सर। भविष्य के अंदर बेहतर अवसर होंगे, ठीक है। उसका जीवन सुगम होगा। और अंत्योदय को मंत्र मानकर जिस ठीक है। प्रकार से मनोहर लाल जी ने गरीब उत्थान की प्राचीर लिखी है, ये विदुरावल जी, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर चर्चा का विषय है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जुड़ने जा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कृषि प्रधान प्रदेश भी हमारा हरियाणा है और इस समय किसानों का मुद्दा भी खूब छाया हुआ है। इसलिए हरियाणा सरकार किसानों पर किस तरह से फोकस करने जा रही है इस बजट में, यह सवाल सबसे बड़ा है। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य, जो कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ मौजूद है। अनिल, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए कमल सिंह, कहा आपने, हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है। कृषि को लेकर जितने भी प्रदेश में बजट आए है, कृषि पर, किसानों पर हमेशा ही फोकस किया गया है। मनोहर सरकार में फोकस और ज्यादा किया गया है। इस बार किसानों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितना मनोहर बजट देते हैं? कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब की मुख्यमंत्री साहब से बतौर वित्त मंत्री कितनी उम्मीदें हैं? सर, सबसे पहले तो यही सवाल आपसे है कि जो बजट आएगा प्रदेश का, बतौर कृषि मंत्री आप क्या उम्मीदें किसानों के लिए करते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पिछले 10 साल से कृषि की तरफ विशेष ध्यान है मनोहर लाल जी का। 2014-13 के अंदर कोई बजट था 800 करोड़ रुपए का, उसको बढ़ा के 3900 करोड़ किया। ऐसे ही गौ सेवा का पिछली बार जो है 50 करोड़ से 40 करोड़ से बढ़ा करके 400 करोड़ किया। नहरों का बजट बढ़ाया, बिजली का बजट बढ़ाया, हॉर्टिकल्चर का बढ़ाया, पशुपालन का बढ़ाया। इस बार भी हमें उम्मीद है कि अच्छे जो सौगात जो है कृषकों को, पशुपालकों को, गांव वालों को इस बजट में मिलेगी। पिछले बजट की बात कर लेते हैं सर। पिछली बार आप लोगों ने टारगेट लिया था कि 20,000 एकड़ के करीब जो प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। क्या लगता है कितना हरियाणा प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ा है? देखिए, हमने विशेष ध्यान दिया था कि बाढ़ से इलाका मुक्त हो, जल भराव से जो इलाका है वो मुक्त हो। जो सेम आई हुई है 20 साल से किसी ने काम नहीं किया था, सेम की खत्म करके उसको ठीक करें। प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दें। यूरिया डीएपी का जो है छिड़काव कम करके नैनो यूरिया की तरफ करें। और इस बार जो है हमने 1 लाख एकड़ के अंदर 100 रुपये प्रति एकड़ से नैनो यूरिया का स्प्रे शुरू करा रखा है, जो चल रहा है। और प्राकृतिक खेती के लिए भी बहुत सारे किसानों ने आवेदन किए हैं। 25,000 रुपये जो है देशी गाय पालने के लिए हम उसको भी देते हैं। गौशालाओं में को हम अनुदान दे रहे हैं, ज़्यादा बढ़ा के दिया है। और इसी तरह से करके सारी किसानों से संबंधित चीज़ है। हमारी कोशिश ये है कि किसान को इनपुट कॉस्ट ना बढ़े, क्योंकि पिछले 10 साल में यूरिया डीएपी के कोशिश की है कि रेट को हम कंट्रोल में रखें। एमएसपी बढ़ा करके उसको लगभग हम 80%, 90%, कहीं पर 100% बढ़ा दी हमने। और इस जो किसानों को सीधे खाते में पैसे देने का काम किया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने एमएसपी का जिक्र किया सर, मैं पहले एमएसपी का सवाल कर लेता हूँ, क्योंकि जो किसान आंदोलन चल रहा है, हरियाणा पंजाब के मुकाबले ज्यादा फसलों पे एमएसपी देता है, पंजाब उतनी एमएसपी देता नहीं है। पंजाब को लेकर आप खास तौर से क्या कहेंगे, सिर्फ एमएसपी को लेकर? वो किसान, वहाँ के किसान सोचे। हमारे यहाँ तो मोटे तौर पर गन्ना पैदा करते हैं, हम देश में सबसे ज़्यादा भाव देते हैं। धान और गेहूं का तो है ही, हरियाणा पंजाब में एमएसपी के अंदर सरकार खरीदती है। इसके अलावा 12 फसलें और बाजरा का भावांतर भरपाई देते हैं, हम खरीदते हैं। सरसों हम खरीदते हैं, चना हम खरीदते हैं, उड़द हम खरीदते हैं, मक्का हम खरीदते हैं। हमारे हरियाणा के किसानों के लिए मैं कहता हूं कि सारे देश के किसानों को ये कहना चाहिए कि जो हरियाणा कर रहा है वो हमें करोड़े का प्रदेश सरकार को आदेश दिया जाए। तो सर, आमदनी कैसे बढ़े किसानों की? क्योंकि जो आप लागत की बात कर रहे थे कि लागत भी बढ़ रही है, लागत जितनी बढ़ेगी उसके मुकाबले आमदनी पर कैसे फोकस कर सकता है किसान? बजट में क्या कुछ किसानों के लिए होना चाहिए सर? देखिए, ये तो सबको पता है कि गेहूं धान की सैचुरेशन आ चुकी है, इसमें बहुत ज्यादा आमदनी नहीं बढ़ सकती। फसलों का विविधीकरण करना पड़ेगा, नए नए जो नवाचार किए हैं उसकी तरफ जाना पड़ेगा। कोई पॉली हाउस में, नेट हाउस में फूलों की खेती करे, कोई झींगा का उत्पादन करे, कोई प्रोसेसिंग का काम करे। मैं कल ही पढ़ रहा था कि एक किसान ने थोड़े से अपने घर के पीछे करके 2.5 करोड़ रुपए के मोती पैदा किए हैं। हम किसानों को लेके जाते हैं कि जाके देखो, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। जब एक किसान कर सकता है तो बाकी किसान क्यों नहीं कर सकते? सोनीपत के एक किसान ने 1 एकड़ के अंदर 60 लाख रुपए के लिली के फूल बेचे हैं और
25 लाख का खर्चा आया, तो एक सीजन के अंदर उसको 30-35 लाख रुपए बच गए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसान जो है इसकी तरफ आकर्षित हों, परंपरागत के जो फसलें हैं उनसे डाइवर्सिफाई करें, और उनके लिए हम सब्सिडी भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, सिखाते भी हैं। और इसी तरह से हमारे जो प्राकृतिक खेती का प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है, हमने अलग अलग जगह जाकर ट्रेनिंग दिलवा करके उनको किसानों को समझा रहे हैं कि कम से कम अपने खाने पीने के लिए तो तुम 1 एकड़ 2 एकड़। दिल्ली एनसीआर हमारे सबसे नजदीक पड़ता है, आपको नहीं लगता कि फल फूल बागवानी की खेती करके जो किसानों की आमदनी वो ज्यादा बढ़ाई जा सकती है? दिल्ली एनसीआर की इतनी बड़ी मार्केट हरियाणा के पास है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं ऐसा नहीं है कि नई नई चीजें करके आमदनी नहीं हो सकती। बाजार की डिमांड, बाजार में जो भाव मिले वही चीज हम पैदा करेंगे तो किसान में समृद्धि आएगी, कृषि में समृद्धि आएगी। और हम ये कहें कि भाई एक चीज का गलत ले आए, गेहूं पे धान पे और उस पे करके बाजार में जरूरत ही नहीं होगी तो फिर कौन खरीदार होगा, कौन कहाँ लेके जाएंगे उसको? तो इस तरह की चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है कि बाजार को समझे। किसान का दुर्भाग्य यह है कि वो पैदा करता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन उसको बेचना नहीं आता। पशुपालक किसानों के लिए सर क्या उम्मीद करें? पशुपालक किसान, अभी हिमाचल प्रदेश का बजट आया था, वहां पर दूध वगैरह की खरीद पर जो एमएसपी वगैरह फिक्स की गई है। नहीं, हम तो पशुपालकों को पहले ही बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हरियाणा जैसे सुविधाएं कहीं पर भी नहीं है। हम, हमारा जो कोऑपरेटिव है वीटा का, हम कई रुपए लीटर तक की सहायता उन किसानों को उसमें देते हैं। हमारी जो बीमा की है, 10-12 लाख पशुओं का बीमा देश में सबसे ज्यादा हमने करवाया है थोड़े थोड़े पैसे से, और 60-70 करोड़ रुपए किसानों को जो उनको सहायता की राशि भी दी है जिनके पशु की वो मृत्यु होगी। बट कल जो हमारा पशु मेला है, जो उत्कृष्ट पशु सारे स्टेट के उसमें आते हैं, उसमें हम उनको 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए के ट्रैक्टर या और चीजें इनाम में देते हैं। और सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम पशु जो दूध की प्रतियोगिता कराते हैं। और हमारी मुर्रा जो भैंस है वो तो विश्व में प्रसिद्ध है। हम दूध उत्पादन में समझता हूँ कि देश का 400 ग्राम प्रति व्यक्ति का उत्पादन है, हमारा 1080 ग्राम प्रति व्यक्ति का उत्पादन है। तो हर चीज में हरियाणा में समझता हूँ कि हरियाणा के किसान मेहनती हैं, हरियाणा के लोग मेहनती हैं और सर्वश्रेष्ठ अपना प्रदर्शन करते हैं। सवाल कर लेता हूँ, आप लोग हर बार बजट में एसवाईएल के लिए प्रावधान रखते हैं, पैसों का 100 करोड़ रुपए हमेशा रखते हैं। इस बार भी शायद वो 100 करोड़ मिलेंगे। प्रावधान तो पैसों का हो जाता है, क्या लगता है एसवाईएल का पानी भी लेंगे? देखिए, हमारा तो शुरू से, जब भी पिछले 4-5 साल से जब से मैं हर बार एसवाईएल का मुद्दा उठाता हूँ, पीछे भी जब आंदोलन चल रहा था मैंने एसवाईएल की मुद्दा उठाया था, लेकिन तब भी बहुत सारे हमारे जो हरियाणा के धरने में बैठे लोग कहने लगे कि ये आंदोलन को खत्म करने की बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो आंदोलन खत्म हुआ है उसके बाद भी पंजाब के लोगों ने यही बयान दिया कि एक बूंद भी पानी आपको नहीं देंगे। ये दुर्भाग्य की बात है। और मैं तो पीछे जो हमारी एक स्कीम बनी है, 3-4 दिन पहले MOU साइन हुआ राजस्थान का साथ, की जब बारिश का पानी ज्यादा होता है, यहाँ पर जमुना में कई बार क्या है कि हमारी कैपेसिटी तो है आज 18-20 हजार की, 24 हजार मैक्सिमम की हमारी प्लानिंग कैपेसिटी है जमुना की नहरों की। पानी कई दिनों तक, महीने तक ऐसा आता है कि 70 हजार, 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख क्यूसेक आता है। वो पानी सारा बह के समुद्र में चला जाता है और उस पानी को पाइप के द्वारा राजस्थान को पीने के लिए देंगे। और दक्षिणी हरियाणा के जो जिले हैं, जिसमें भिवानी है, हिसार है या महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, एक पाइप इनके लिए भी जाएगा। और उस पंजाब सहयोग करे सभी पानी के मुद्दों के, उस पानी को तो हम अपने आप ले आएंगे। हम पंजाब का आपको सारे लोग समझ रहे हैं कि पंजाब के भाई, पंजाब का जो कभी भी कुछ कानून सम्मत फैसला भी मानने को तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मानने को तैयार नहीं, बनी बनाई नहर को बोर दिया, जमीन को वापस कर दिया। और कोई भी ऐसा पंजाब का साथी नहीं है, किसान भाई भी नहीं है, जो ये कहे कि हरियाणा का हक उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल थे दलाल साहब का यही कहना है कि किसानों के लिए मनोहर सरकार ने काफी कुछ काम किया है। आज देखना होगी बजट में किसानों के लिए क्या कुछ मिलता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद अनिल मोर, लगातार बातचीत करते रहिएगा। फिर से आपसे हम जुड़ने वाले, हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार चर्चा कर रहे हैं। इनलो के पास दर्शकों को लिए चलेंगे। कृष्ण कुटेल साहब लगातार जुड़े हैं। कृष्ण कुटेल साहब, अभी आपने सुना विदु रावल जी को, आपने मंत्री जी को भी सुना, आपने उससे पहले कैबिनेट मंत्री मुरली शर्मा को भी सुना और भाग सिंह दमदमा को भी सुना। एक विपक्ष के नाते आपकी सोच में जानना चाहता हूं, सकारात्मक तरीके से इस पर आप बात करना चाहेंगे या फिर आपको लगता है कि कमी ही कमी है इस सरकार में और इस बजट में भी कुछ मिलने वाला नहीं है? दोनों सवालों पर अपना जवाब दीजिएगा। कमल कौशिक जी, अभी विदु रावल जी ने भी जो है कि बजट
के बारे में जो है की बात रखी और जेपी दलाल जी ने भी, मूलचंद शर्मा जी ने भी और हमारे जेपी के प्रवक्ता भाग सिंह जी भी यहाँ पर जो पैनलिस्ट है जी तो बात रखी है। इन्होंने जो है कि तमाम बातें जो है कि कहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार थी तो हम खजाने में पैसा छोड़ करके गए चौटाला साहब, और लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आई तो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है कि इस हरियाणा प्रदेश पर था। लेकिन आज की डेट के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है जनता के ऊपर है। तो उसका जो है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। रही दूसरी बात है कि कहा कि हम शिक्षा जो कि काम करेंगे, लेकिन इनसे अगर कोई पूछे तो आप लोगों ने जो है कि 9 साल के अंदर स्कूल बंद करने का काम किया है। आप करनाल से कमल कौशिक जी जी तो ये बात करते हैं कि हम जो है अच्छी शिक्षा देने की, जी लेकिन आज करनाल का जो सीएम सिटी है उसके अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है। अब सेक्टर 16 का जो स्कूल सरकारी प्राथमिक विद्यालय है वो एक जो कि रविदास भवन के अंदर जो है कि चलाने का काम कर रहे हैं। दूसरा कहा कि गरीबों के ऊपर जो है कि आपके बजट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि जो बच्चों का जो स्कॉलरशिप था, जो अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत जो गरीबों को पढ़ने के लिए मिलता था, उसके अंदर आपके अधिकारियों के द्वारा गबन किया गया। आपकी सरकार ने क्या वो पूरा पैसा देने का काम आपकी सरकार कर रही है? दूसरा है कहा कि हम जो गरीब लोग हैं उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। जो प्राकृतिक आपदा के द्वारा मकान गिरे, क्या आपने उन लोगों को मकान बनाने का काम किया है? और कितने मकान बनाने का काम आप लोगों ने किया है? जो वायदा आपने पिछले बजट के अंदर किया या आपके घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ कि हम रोजगार देंगे, लेकिन आज जो है 2,09,000 पद जो है कि प्रदेश के अंदर एक विभाग के अंदर अलग अलग जो है वो खाली पड़े करने का काम नहीं किया है। दूसरा जो है आपका और एसएससी के अंदर जो है पेपर लीक, पेपर रद्द होने की प्रक्रिया जो है वो जारी है। आप अंकुश लगाने का नहीं करते हैं। आप लोगों को जो है कि यहाँ पर बैठ करके जो है वो लुभाव दे करके जो है कि गुमराह करने का बात करते हैं। और जेपी दलाल जी किसानों के ऊपर बोल रहे थे, आज किसानों की दशा देखिए। आप गारंटी की बात करते हैं, आप मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो लेकिन एमएसपी की गारंटी आप लोगों ने दी, और जब किसान लोग आंदोलन कर रहे थे और 700 के करीब जो है कि किसान सादत हुई, ठीक है, और किसानों ने जो है कि सरकार की बात को मान धरने को जो है कि वो खत्म किया। जी कृष्ण कुटेल जी, आज एमएसपी क्यों नहीं दी जा रही है? ठीक है, आज क्यों पाकिस्तान जैसा व्यवहार जो है कि किसानों हरियाणा के बजट पर हम बात कर रहे हैं, अब पाकिस्तान की बात कहां से लिया बीच में? आपको गैस के गोले जो है कि वो छोड़े जा रहे हैं। एफआईआर का मुद्दा आप आज तक नहीं जो है कि कृष्ण कुटेल जी, कृष्ण कुटेल जी, एसवाल का मुद्दा तो दशकों से चला रहा है, उस पर बात करेंगे तो 4-5 डिबेट यही हम कर सकते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आपने जो जो पॉइंट्स उठाए हैं उस पर मैं जवाब जरूर लूंगा और सत्ता पक्ष से लूंगा, वो सामने ही बैठे हैं। विदु राहुल जी, आपने पॉइंट्स नोट किए होंगे जो विपक्ष की तरफ से कृष्ण कुटेल जी ने उठाए हैं, और भाग सिंह दमदमा जी मैं आपके पास आऊंगा, इसके बाद आपने भी पॉइंट नोट करे होंगे। एक एक करके संक्षेप में थोड़ा सा बताएंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, इन्होंने कहा कि हम खजाने में पैसे छोड़कर गए थे, जबकि सच तो ये है कि किस प्रकार से एक दुर्भाग्यपूर्ण बात रही हरियाणा के लिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उनको अलमारी पीछे से काटने के जुर्म में जो है 10 साल तिहाड़ भुगतना पड़ा। हम जानते हैं भ्रष्टाचार कितना चरम पर था। हम जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे ताऊ के रूप में जो प्रख्यात रहे, ऐसे चौधरी देवीलाल जी ने 1987 में शुरू की थी, वो जो है 300 रुपए मिला करती थी। चौटाला साहब के राज में 300 रुपए तक लास्ट में जो है आखिरी जो उन्होंने दी 300 रुपए दी। आज वो बढ़कर 3,000 हो चुकी है, 10 गुना बढ़ गई है।
किस प्रकार से फसल खराबे का मुआवजा 3,000 रुपए प्रति एकड़ देते थे, आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक 15,000 रुपए प्रति एकड़ है। और ये जो 3,000 रुपए देते थे ये केंद्र से आता था, 1 रुपया नहीं देते थे किसान को। किसान की बड़ी बड़ी बात करते हैं। एमएसपी पर एक दाना अगर इस चौटाला साहब की सरकार ने या कांग्रेस की सरकार ने खरीदा हो तो बता दें, उसका ब्यौरा दे दें। आज हरियाणा सर्वाधिक 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है। किस प्रकार से बीपीएल की जो वार्षिक आय हमने बढ़ाकर 1,80,000 कर दी, यानी बीपीएल की जो मापदंड बनाने की जो एक सीमा है उसको बढ़ाकर जो है पूरे देश में तो आज भी 1,20,000 है, हमने 1,80 कर दी। आज मनरेगा की मजदूरी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक कौन दे रहा है? हरियाणा की भाजपा सरकार, 357 रुपए। किस प्रकार से बीपीएल परिवारों को 71,000 रुपए का जो शगुन योजना है हम दे रहे हैं। आप लोगों का केवल और केवल ध्यान भ्रष्टाचार में, घोटालों में रहा करता था, इसलिए मैं कहता हूं कि आपने भ्रष्टाचार को संस्थागत किया। हम जब शिक्षित पंचायतों की लेकर आए, क्या आपने हमारा साथ दिया? क्या आपने कहा कि स्वच्छ और शिक्षित पंचायतें होनी चाहिए, डिफॉल्टर्स नहीं होने चाहिए सरपंच? आपने तो उसका विरोध किया था, याद कीजिए। हमने कहा कि पढ़े लिखे लोग जो है सरपंच बने ताकि कोई अधिकारी उनको गुमराह ना कर पाए, आपने उसका भी विरोध किया था। हमने पंचायतों के अंदर 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात की, आपने उसका भी विरोध किया, कोर्टों में गए हमारे खिलाफ। बीसीए वर्ग के लिए हम जब आरक्षण लेकर आए, आप उसका भी विरोध किया। आपने तो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तक का विरोध किया था। आपने तो किस प्रकार से अपने समय तो नौकरियों के बंदरबाट के जुर्म में जो है, मैं बार बार कहता हूं, आप जेल में गए, लेकिन किस प्रकार से हमारी पर्ची खर्ची, जो हमने पर्ची खर्ची सिस्टम से मुक्त किया हरियाणा को, उसका आपने विरोध किया। हम आज हरियाणा के अंदर अलग अलग प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हरियाणा जो है चहुमुखी विकास करे और हरियाणा भारत की जो विकास यात्रा है उसमें एक सकारात्मक योगदान, एक बड़ा योगदान दे पाए, इसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और उन कार्यों के नाते ही आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो एक सकारात्मक, एक सृजनात्मक एक परिवर्तन जो है हम हरियाणा के अंदर वातावरण में देख रहे हैं। हम लगातार सतत अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्ति कर रहे हैं। जहां तक कर्ज की बात है तो एक आंकड़ा मैं कर्ज का छोड़कर अपनी बात पूरी कर देता हूं। मैंने बताया कि किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो आखिरी बजट था, इफेक्टिव बजट जो था, वो 34,000 करोड़ के लगभग बराबर था। उस समय कृष्ण कुटेल जी ने गलत आंकड़ा दिया कि 55,000 करोड़ का उन्होंने कर्ज छोड़ा था। नहीं साहब, वो खुद बार बार कहते हैं कि 70,000 करोड़ का उन्होंने कर्ज छोड़ा था जी। इसके साथ साथ 28,500 करोड़ रुपए जो है वो इलेक्ट्रिक, जो हमारी बिजली की कंपनियां हैं, कमल जी मैं बात कर लूं 30 सेकंड में केवल पूरी जी सर, केवल 30 सेकंड लूंगा बात पूरी, ठीक है जी। तो जो हमारी बिजली कंपनियां हैं, हमारी जो बिजली कंपनियां हैं वो 28,500 करोड़ रुपए का उन पर कर्ज था। 70,000 करोड़ जमा 28,500 करोड़, ये लगभग बनता है 98,500 करोड़ रुपए, यानी 1 लाख के करीब। यानी बजट साइज से 3 गुना ज्यादा कर्ज था जब हम आए थे सत्ता के अंदर। आज जब मैं और आप बात करते हैं तो कोई आरोप लगाता है कि 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया, कोई कहता है कि 3.5 लाख करोड़ का हो गया। बजट साइज हमारा 2 लाख करोड़ का है। तो आरोप लगाने वाले भी दुगने से ज्यादा, बजट साइज से दुगने से ज्यादा कर्ज का आरोप नहीं लगा पा रहे हैं। उनके हिसाब से, उनके पैरामीटर से चले तो इनको तो आरोप लगाना चाहिए था कि 6 लाख करोड़ क्यों गया। ये 6 बार डिफॉल्ट किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो केंद्र के द्वारा दी हुई मर्यादा है कर्ज की, हमने एक बार भी नहीं किया। 33.3% तक का कर्ज ले सकते हैं, केवल 24% का लिया हुआ है। और हमारे आसपास के राज्य 48% जो है पंजाब ने लिया हुआ है। समझ गए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वो डिफॉल्ट करती थी। ठीक है सर। एक बार पिछले 10 साल में नहीं किया। तो इस प्रकार का रुदाली और रोना जो है बिना आंकड़ों के, बिना तथ्यों के, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। विस्तार से इस पर फिर से हम चर्चा भी करेंगे। भाग सिंह दमदमा जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर। भाग जी। देखिए कमल जी, भाई विदु रावल जी ने पूरे विस्तार से आपको इन चीजों के बारे में बताया, और जो कृष्ण कुटेल मेरे भाई हैं, इनके सभी जो आरोप थे उनका भी जवाब दिया। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी कृष्ण कुटेल जी ने जो बातें रहेगी मैं उन्हें पूरी कर देता हूं। मैं विदु जी की बातों पे दोबारा नहीं उनको रिपीट करूंगा। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि मकान गिरने पे या किसी तरह का नुकसान होने पे कोई मुआवजा नहीं, हमारी सरकार ने अब की 1600 करोड़ रुपए का, जो गठबंधन सरकार है, इन्होंने मुआवजा दिया है। और ये रिकॉर्ड है, कुटेल साहब उंगली हिलाने से नहीं काम चलेगा। आरटीआई है, एजुकेटेड हो आप लगाकर पूछिए किस किस व्यक्ति को मुआवजा मिला है। 1600 करोड़ रुपए का मुआवजा
चैनल पर बैठकर कहता हूं मैं, ये हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आप अपनी बात में कहिए, आप अपने समय पे कहिए, करम सिंह करम सिंह के घर पर जाइए, आज जो इसका मकान गिरा, आज उसको मुआवजा नहीं मिला है। आप यहाँ पर झूठ बोलने से कुछ बनने वाला नहीं है। हमारे लिए आप लोगों को गुमराह करने का काम ना करें। आप जनता के साथ धोखेबाजी करते हैं। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, एक बात सुन लीजिए, आप नोट कर लीजिए पॉइंट्स, उसके बाद बोलीजिएगा। मैंने तो पूरा समय दिया और हर मेहमान को मैं पूरा समय दे रहा हूँ ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए कि आप बोल क्या रहे हैं, ऐसे समझ नहीं आएगा। कृष्ण कुटेल जी, अपने नाम का प्रवासी बनिए, आप नोट कर लीजिए, आपके पास मैं फिर से आऊंगा, ऐसा नहीं है। आपको समय आएगा। हाँ, मैं आपकी बोलिए बात भाग में इंटरप्ट नहीं किया जी भाई। तो मैंने कहा कि 1600 करोड़ ये एक नाम लेते हैं, कोई टेक्निकल किसी व्यक्ति की कोई डॉक्यूमेंट्स में हो, किसी तरह हो, वो प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश में हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि 1600 करोड़ रुपए का मुआवजा हमने प्रदेश के हमारे जो नुकसान हुए वहां देने का काम किया। अभी इन्होंने रोजगार की बात की है, जब सरकार थी इनकी, हम उस बात पे लंबा नहीं जाएंगे कि 30-35 हजार रोजगार देने का काम किया। मैं 10 साल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कितने रोजगार देते हैं 98,000 का रोजगार दिया है परमानेंट। और जब आप लगा लीजिए कि वो रिटायर तो हो नहीं गए व्यक्ति जिनको रोजगार दिया है, और हमने रोजगार 1,30,000 व्यक्तियों को, गठबंधन सरकार जो हमारी टर्म आई वो और जो पहले अकेले भाजपा की थी उसने तो 1,30,000 व्यक्तियों को परमानेंट रोजगार देने का काम किया। अभी हमारा कुछ समय बाकी है, अभी एमएसपी पे बात करते हैं। अरे आप उस प्रदेश के अंदर बैठे हो जहां किसान की सबसे ज्यादा इज्जत की जाती है, किसान का मुआवजे के लिए सबसे पहले सरकार तत्पर रहती है। एमएसपी बहुत बड़ा मुद्दा है और आज किसानों की बात हम करेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल से थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, उस मसले पर मैं आऊंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, उसके बाद मैं फिर से एक एक करके आप सभी मेहमानों से सवालों के जवाब भी लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं और ब्रेक के बाद कुछ तस्वीरें सामने आएंगी तो आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे।